आज हम बात करने वाले हैं लेखांकन समीकरण में अदत्त, पूर्वदत्त और जो माल बेचा जाता है उनके संबंध में हम लेखांकन समीकरण कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे कठिनाई महसूस होती है, तो हमने यह देखते हुए है प्रैक्टिकल हल करने के लिए आपको समझाया जा रहा है इस वीडियो में। तो देखिए, हम लेखांकन समीकरण तैयार करने के लिए एक क्वेश्चन लिखा हमने। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, 2 लाख रुपए, नगद माल खरीदा 1 लाख रुपए, नगद माल बेचा जिसकी लागत है 5,000 रुपये और 6,000 रुपये में यहाँ पर बेचा है। फिर आगे देखते हैं हम, उधार माल बेचा, लागत है जिसकी 4,000 रुपये, बेचा है 5,000 रुपये में। अदत्त वेतन दिया है 200 रुपये, पूर्वदत्त बीमा है 300 रुपये, उपार्जित ब्याज 500 रुपये, अग्रिम किराया प्राप्त 1,000 रुपये। इस प्रकार से हमें प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है, जो लेन देन हुए ट्रांजैक्शन है वो प्राप्त हुए हैं। अब हमें इनसे संबंधित यहाँ पर लेखांकन समीकरण करके दिखाना होगा। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लेखांकन समीकरण है उस समीकरण को पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, और समीकरण जो है हमने बताया था कि संपत्ति जो होती है इस संपत्ति के बराबर में क्या होता है, दायित्व होता है। और उस दायित्व में 2 प्रकार के दायित्व की बात भी किए थे, तो दायित्व और पूंजी की बात कर लेते हैं। पूंजी मालिक का पैसा है, तो यह एक लेखांकन समीकरण है और इसी आधार पे हम यहाँ पर लेखांकन समीकरण तैयार करते हैं, अर्थात बैलेंस शीट का ही यहाँ पे विश्लेषण हम कर रहे हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहली प्रविष्टि जो है वह है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर व्यापार में क्या होगा, रोकड़ आएगी आपकी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक पक्ष में रोकड़, और जितनी संपत्ति है उतने ही दायित्व भी हो जाएंगे, अर्थात वह पूंजी के रूप में बन जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो कितनी हो जाएगी हमारे लिए, आप देखिए, रोकड़ 2 लाख रुपए हमने लगाया है, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इतनी ही यहाँ पर हम पूंजी भी लिख देंगे, अर्थात दोनों का संतुलन हुआ। पूंजी क्यों है, क्योंकि मालिक ने जो पैसा लगाया था, मालिक जो व्यापार में पहली बार पैसा लगाता है, धन लगाता है, नगद माल लगाता है, उसे ही हम पूंजी कहते हैं, और कभी ना कभी उसे हमें वापस करना होता है। तो लेखांकन समीकरण बनाते समय व्यापार में रोकड़ आई थी, इसलिए हमने संपत्ति पक्ष में रोकड़ लिखा, और कभी ना कभी हम उस मालिक को वो पैसे लौटाएंगे, इसलिए वह हमारा एक दायित्व उत्पन्न हो गया, इसलिए दायित्व और दोनों पक्षों का समीकरण से बैलेंस बन गया, संतुलित हो गया। आगे देखते हैं हम, नगद माल खरीदा। अब माल खरीदा है यहाँ पर, वो भी कैसा खरीदा है, नगद खरीदा है, तो हम यहाँ पे व्यवहार लिखते हैं नगद माल खरीदा। अब जो खरीदा है इस पे हमको समीकरण तैयार करना है। खरीदा है तो आप जानते हैं कि जब नगद माल खरीदेगा तो उससे हमारा जो धन है, जो रोकड़ है, वो रोकड़ हमारी व्यापार से चली जाएगी, अर्थात यहाँ पर रोकड़ हमारी कम हो जाएगी। और कितने का खरीदा, यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए का खरीदा है, तो 1 लाख रुपए हमारा कम हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर खरीदा है अर्थात माल आएगा, तो माल क्या है, स्टॉक के नाम से हम उसे जानते हैं, तो स्टॉक लिख देंगे और 1 लाख रुपए का यहाँ पे दर्शा देंगे। लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास से रोकड़ गई और रोकड़ भी संपत्ति है, और उसके बदले में माल आ गया, और माल भी हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। इस प्रकार हम ये समीकरण को मिलाते हैं और मिलाकर देखते हैं, तो रोकड़ 2 लाख थी, उसमें से 1 लाख चली गई है हमारी, यानी माल खरीदा तो हमने दे दिया है, तो हमारे पास अब तिजोरी में 1 लाख रुपए ही बचा है। लेकिन माल जो है, जिसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, वह है 1 लाख रुपए हो गया, अर्थात माल 1 लाख रुपए का आ गया है, और रोकड़ तिजोरी में 1 लाख है। लेकिन पूंजी हमारे पास अभी भी 2 लाख है, क्योंकि पूंजी में कमी और वृद्धि कुछ भी नहीं हुई है। आगे हम बात करते हैं प्रविष्टि, हम तीसरा व्यवहार लेते हैं, नगद माल बेचा। यहाँ पर लिखते हैं नकद माल बेचा।
अब यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने कहा है कि लागत जो है वो कितनी है इसकी 5,000 रुपये, ऐसा बताया गया है। नगद माल आपने बेचा है, बेचोगे नगद माल जाएगा और आपके पास क्या आएगी, रोकड़ आएगी। अर्थात यहाँ पे देखिए आप, रोकड़ आएगी कितनी आ रही है, नगद बेचा है तो 6,000 रुपये का बेचा है आपने, तो यहाँ पर 6,000 रुपये आपके पास तिजोरी में आएगा। लेकिन यहाँ पर माल कितने का था, वो 6,000 वाला माल 5,000 रुपये का था, तो माल जाएगा सिर्फ 5,000 का जाएगा। अब सीधी सी बात है, 5,000 के माल को 6,000 में बेच दिया, यानी 1,000 रुपये हमको फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया। और लाभ जो होता है वो मालिक का होता है, और मालिक का जो धन है उसे हम पूंजी कहते हैं, इसलिए इसे हम पूंजी में जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा। अब इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 1,06,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 95,000 हो जाएगा, क्योंकि ये माल चला गया है तो कम हो जाएगा 1,00,000 में से। और यहाँ पर 2,01,000 यहाँ पर पूंजी हो जाएगी, क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है। नगद बेचने पर एक कंडीशन बनी थी, लेकिन यदि उधार बेचता है तो क्या होता है, अगली प्रविष्टि उधार माल बेचा। इस क्वेश्चन में हमने सभी प्रकार की कठिन प्रविष्टियों को समाहित किया है। यदि आपको इसमें से कोई प्रविष्टि या कोई व्यवहार समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे पूछें, हम उसे अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उधार माल। यहाँ आपने देखा था नगद माल बेचने की बात थी, यहाँ पर उधार माल बेचा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उधार माल बेचा, और उधार बेचा तो यहाँ पर लागत कितनी है वो भी देख लेते हैं। लागत यहाँ पर है 4,000, लागत है उधार बेचने वाले माल की 4,000, लेकिन उधार माल बेचा है। जब उधार बेचा है तो क्या आपके पास पैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। अर्थात यहाँ पर रोकड़ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आपने माल बेचा है तो स्टॉक आपका कम हो जाएगा। और कितने का स्टॉक था, जो स्टॉक है उसमें से 4,000 की लागत का माल बेचा है, अर्थात 4,000 रुपये यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा। वो तो सही है, लेकिन और आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि जो 4,000 का स्टॉक है वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लागत 4,000 की कम हो रही है और यहाँ पर बेचा कितने में है, 5,000 का। अर्थात ये लोग जो हैं वो कभी ना कभी तो हमको पैसे देंगे, जिनको हमने बेचा उधार, और जिनको उधार बेचा है अब वो हमको कभी ना कभी देंगे, अर्थात वो हमारे देनदार हो गए। और देनदार जो है वो हमारा संपत्ति बन जाएंगे, इसलिए देनदार को हम यहाँ पे लिखेंगे और देनदार के नाम से हम यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। लेकिन आप देखिए, बेचा है लागत 4,000 का माल 5,000 में बेचा है, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 1,000 का हुआ है। और वो 1,000 किसका है, मालिक का पैसा है। और मालिक का पैसा है तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि वह पूंजी जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और 1,000 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, क्योंकि 1,000 का फ़ायदा हो गया। अब इसे फिर से जोड़ देते हैं, हम समीकरण संतुलित कर लेते हैं। तो 1,06,000 धन 91,000 स्टॉक का बचा। अब देनदार हो गए हमारे पास 5,000 के, और 2,02,000 की हमारे पास पूंजी हो गई है। आगे हम यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए, हमने अभी तक जो माल है उसका लेन देन की बात की है। अगली 5वीं प्रविष्टि है अदत्त वेतन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, लिया है जगह की कमी होने के कारण। अगला हम लेते हैं अदत्त वेतन। अदत्त वेतन हम यहाँ पे व्यवहार में लिखते हैं अदत्त वेतन। और देखिए, यहाँ पे लिखने के बाद में अदत्त वेतन दिया। अदत्त का मतलब ये होता है
कि जिनकी सेवाएं तो ले ली गई है किंतु उनका हमने भुगतान अभी नहीं किया। जैसे हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी है उनने हम पूरी माह सेवा हमारे यहाँ दे दी है, काम कर चुके हैं, लेकिन हमने उनको अभी वेतन नहीं दिया है। इसका मतलब सीधा सा है, अदत्त वेतन से क्या होगा कि पूंजी तो हमारी कम होगी, यहाँ से पैसा हमारा चला जाएगा। कितना रुपए है यहाँ पे 200 रुपये, ये 200 रुपये कम हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यह हमें ऑलरेडी देना ही था, इसीलिए ये दायित्व है, यानी पूंजी तो कम होगी लेकिन दिए नहीं तो देना पड़ेगा, इसलिए हमें ये दायित्व के नाम से अदत्त वेतन के नाम से ही हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 200 रुपये करके। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि जिनकी सेवाएं तो ले ली गई है किंतु भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे व्यय को हम अदत्त व्यय कहते हैं और वेतन भी एक व्यय है। अब रोकड़ हमारे पास 1,06,000 हुई, स्टॉक हमारे पास 95,000 का है, देनदार 5,000 के हैं और पूंजी जो है वो 2,01,800 रुपये की हो जाएगी और अदत्त जो हैं ये 200 रुपये के हो जाएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आया होगा अदत्त के बारे में। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास और यह है पूर्वदत्त बीमा। ये 300 रुपये का लिखा हुआ है पूर्वदत्त। जैसे अदत्त व्यय है ऐसे पूर्वदत्त बीमा भी हमारे लिए व्यय है। पूर्वदत्त का अर्थ ये होता है कि पहले भुगतान कर दिया गया है, ऐसे व्यय का जो पहले भुगतान कर दिया गया है और उनकी सेवाएं हमने अभी तक नहीं ली है, अर्थात हमने भुगतान कर दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं व्यवहार में पूर्वदत्त बीमा और यहाँ पे लिखने के बाद में देखिए हम जब भुगतान हो गया है 300 रुपये का तो रोकड़ हमारे पास से चली जाएगी, लेकिन स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देनदार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो पूर्वदत्त बीमा है तो बीमा का जो हम पैसा जमा किए हैं वो हमारे लिए संपत्ति जैसा है, इसीलिए यहाँ पर पूर्वदत्त बीमा के नाम से हम लिख देंगे और उसकी राशि जो 300 है वो 300 लिख देंगे और पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अदत्त वेतन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्रभावित मदे नहीं होगी। अब देखिए इसका हमने समीकरण बनाया और समीकरण बन के हमारे पास आएगा 1,05,700 रुपये बचा। यहाँ पे स्टॉक 95,000 का बचेगा, देनदार 500 रुपये के रहेंगे और पूर्वदत्त बीमा हमारे पास 300 का हो जाएगा। इसी प्रकार पूंजी जो है तो पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए 2,01,800 की पूंजी रहेगी और अदत्त वेतन जो है वो 200 रुपये का रहेगा। पूर्वदत्त के बाद में हम बात करते हैं उपार्जित ब्याज की। उपार्जित ब्याज कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा ब्याज या ऐसी आय, उपार्जित का मतलब ऐसी आय जो उत्पन्न तो हो गई है किंतु हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उसे हम उपार्जित कहते हैं। उत्पन्न हो गई है अर्थात हमें मिलेगी, आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगी, हम उसी को उपार्जित कहते हैं। तो यहाँ पर उपार्जित ब्याज के नाम से हम लिखेंगे और देखिए आप जो उपार्जित ब्याज है वो हमारे लिए क्या है, मिलेगा। मिलेगा अर्थात हमारे लिए क्या हो जाएगी, संपत्ति। उपार्जित ब्याज के नाम से लिख देंगे हम यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे कितना रुपए उपार्जित में 500 रुपये का उपार्जित ब्याज मिलेगा। लेकिन आप इसी में देखिए उपार्जित, लेकिन हमको मिला है क्या, अभी नहीं मिला है। नहीं मिले होने के कारण यह हमें पूंजी के रूप में मिलेगा, तो 500 रुपये हम यहाँ पे भी लिख देंगे। अर्थात ये हमारे लिए, मालिक के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है और इसलिए हमने इसको पूंजी में भी जोड़ दिए। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1,05,700 प्लस 95,000 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 500 उपार्जित का। अब यह अमाउंट जो है तो 2,02,300 रुपये हो जाएगा प्लस यहाँ 200 रुपये हो जाएगा, जोड़ देंगे, यहाँ प्लस होगी ये मद उपार्जित की। और इसी प्रकार देखिए आप किराया जो है,
किराया जो है वो अग्रिम प्राप्त है। और अग्रिम प्राप्त है इसका मतलब कि पहले मिल गया है, तो इससे क्या होगी, पूंजी बढ़ जाएगी। पहली बात तो कितनी, 1000 पूंजी हमारी बढ़ जाएगी। 1000 लिखा, 1000 क्यों लिखा, क्योंकि अग्रिम किराया इसे हम अनुपार्जित भी कहते हैं, अर्थात रुपए हमको पहले मिल गया है लेकिन अभी सेवाएं लेना इसकी बाकी है, हमने सेवाएं इसकी नहीं दी है, अर्थात ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। इसलिए रोकड़ में हम इसे कैश में लिख देंगे और इस स्टॉक पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, देनदार पर भी नहीं होगा, पूर्वदत्त पे भी नहीं होगा और उपार्जित पर भी इसका प्रभाव नहीं होगा, पूंजी पर भी इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अदत्त पर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक अनुपार्जित या अग्रिम, हम जिसे अनुपार्जित कहते हैं या फिर अग्रिम के नाम से, अनुपार्जित या अग्रिम किराए के नाम से बनाकर, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा 1000 रुपये का एडवांस हमारे पास जमा है, क्योंकि यह हमारे लिए क्या हो गया, दायित्व जैसा हो गया कि इसका हमें कभी ना कभी तो ये पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, इस टाइप से हो गया। इसीलिए इस पैसे को हम अग्रिम कहेंगे, एडवांस में प्राप्त है, वर्तमान में हमारा ये क्या है, दायित्व है, जिस समय हम कार्य इसका कर देंगे उस समय यह हमारा पैसा होगा। अब हम इसे समीकरण को हल करते हैं पूरा और देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 1,06,700 नगद हो गया, 95,000 का स्टॉक हो गया हमारे पास, 500 प्लस 300 प्लस 500 का उपार्जित होगा। इसी प्रकार पूंजी 2,02,300 हो गई और 200 रुपये का हमारा अदत्त वेतन और जो अनुपार्जित है वो 1,000 रुपये का हो गया। इस प्रकार ये लेखांकन समीकरण संतुलित हो गया और इस प्रकार हमें इन व्यवहारों की पूरी प्रविष्टि या इनका लेखा रखना होता है। इस प्रकार से जो तैयार किया जाता है एक लेखा जोखा, इसे हम लेखांकन समीकरण के नाम से जानते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उन्हें भी सभी बातें समझ में आए, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर करके इन्हीं प्रविष्टियों में रुक जाता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए हमने एक समझाने का छोटा सा प्रयास